माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और रेगुलर टेस्ट दे रहे होंगे। तो चलिए रेगुलरली हम भी मिलते हैं आपको डिस्कशन के साथ। तो हो जाओ यारो तैयार, करते हैं आज फिर से डिस्कशन उसी सॉलिड स्टेट के कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए बेटा अपना टेस्ट नंबर 9 है। टेस्ट नंबर 9 का पहला क्वेश्चन ये हमारा, देखते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच हैव द लिस्ट एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। यू नो तो बेटा बैंड थ्योरी में मैंने बताया था आपको, मेटल के केस में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप जो होता है वो बिल्कुल कम होता है, वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर में गैप जो होता है थोड़ा सा होता है, इंसुलेटर में ज्यादा होता है। तो आपको इसमें देखना है कौन मेटल है। देखना क्या है, साफ साफ दिख रहा है बेटा, यही आपका मेटल है और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्ट स्टेटमेंट regarding defect in solid. Frankel defect is usually fair by the very small difference in the size of cation and anion. Frankel defect is called dislocation defect. ठीक है, dislocation defect, ठीक है। देखिए बेटा डिसलोकेशन डिफेक्ट इसको कहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द एफ सेंटर, ये भी सही है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, नहीं लाइन डिफेक्ट नहीं होता, ये सब के सब पॉइंट डिफेक्ट में आते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों सही है। आंसर हो गया सेकेंड और थर्ड, यानी दिस गोज टू बी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज इंट्रोड्यूस इन NaCl बाय डोपिंग। पहली बात तो ये समझो बेटा कि जब SrCl2 में NaCl मिलाया जाता है, Sr के ऊपर +2 है और यहां पर देखिए 2+, इसको बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आयन की जगह खाली होगी। इंप्योरिटी डिफेक्ट में बताया गया था एक Sr+2 जाएगा तो 2 सोडियम की जगह खाली करेगा। खाली जगह जो 2 हुई है उसमें खुद Sr आकर के बैठ जाएगा, लेकिन एक जगह अभी भी क्या रहेगी, खाली। यानी अगर एक Sr+2 डाला जाता है तो एक केटाइन वैकेंसी होती है। इस हिसाब से 10⁻³ मोल परसेंट है, तो इसका मतलब 10⁻⁵ मोल SrCl2 गए, तो जो हमारी वैकेंसी होगी 10⁻⁵ इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर वैकेंसी होगी, एंड दैट इज द कैटायन वैकेंसी। तो सॉल्व करेंगे बेटा तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट। तो 23 का आंसर हो गया बेटा हमारा फर्स्ट। 23 के बाद अगला आता है 24 में द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ऐसा है जो नहीं है? ZnO है, क्योंकि बेटा ये SCP का एग्जांपल है, हेक्सागोनल का एग्जांपल है बेटा। चलिए 25 पे आते हैं बेटा। 25 में क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ वे इन विच द स्फीयर कैन बी अरेंज्ड टू ऑब्टेन द वन डायमेंशन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। वन डायमेंशन में बेटा आप ये जो है एटम को अरेंज करते जाओगे तो ठीक है। नंबर ऑफ वेज 25 का एक ही तरीका है बेटा, 2 नहीं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। एक ही तरीका है, एटम को ऐसे ही लाइन से अरेंज करते चले जाइए, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। 25 के बाद बेटा है 26 में देखिए क्या कर रहा है, यूनिट सेल ऑफ लैटिस रेनियम ऑक्साइड इज, रेनियम एटम ऑक्युपाई द कॉर्नर। बेटा आप जानते हैं कॉर्नर कितने होते हैं, 8 इंटू 1/8, कितना आ गया 1। एंड ऑक्सीजन एज कितने होते हैं, 12 इंटू 1/4, तो ये बेटा हो जाएगा ReO3, यानी 26 का आंसर आ गया बेटा फर्स्ट। चलिए 26 के बाद 27 पे आते हैं बेटा हम लोग। इन मोलिकुलर फॉर्मूला देखो बेटा, इसमें क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Fe.96O है। तो इसमें जो आपसे पूछ रहा है कितने Fe+2 के होंगे, कितने Fe+3 के होंगे, तो एक काम करिए बेटा, अगर इसका 0.96 एटम है तो इसका कितना एटम है, 1 एटम है, ठीक। अब इसी 0.96 में 2 वेराइटी है, एक Fe+2 की है और एक Fe+3 की है। सपोज इसके अगर x एटम है तो इसके कितने होंगे, 0.96 माइनस x एटम होंगे। अब किसी भी फॉर्मूले के अंदर आप जानते हैं टोटल चार्ज जो होता है वो आपस में बराबर होता है, यही कॉन्सेप्ट है इसका, टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल निगेटिव। अब हम एक काम करते हैं, इस पे देखिए एक पर कितना चार्ज है, +2, तो x पर कितना हो जाएगा 2x। देखो एक पे कितना है +3, तो इतने पे कितना होगा 0.96 माइनस x इंटू 3। और देखिए ऑक्सीजन पे 2 होता है तो एक एटम पे कितना हो जाएगा 2,
अब देखिए यहां से एक अननोन डाटा है x, जब x की आप वैल्यू निकाल लेंगे और आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फ्रैक्शन ऑफ Fe+3, तो ये हो जाएगा Fe+3। Fe+3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कहां से, 0.96 माइनस x से, 0.96 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 0.96। अब इसको इंटू 100 कर दीजिएगा, इंटू 100 करने पर आंसर आ जाएगा 8.3%। आपके एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन 0.98 ओ करके दिया हुआ है, जिसमें आपको निकिल +2 और निकिल +4 की बात करता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए 28 में क्या कहना चाह रहा है बेटा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये बात जो है गलत है। बेटा देखिए कभी भी आप एमोर्फस सॉलिड को बर्न करें, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक को आप आग लगाइए तो वो कभी भी बेटा एकदम सडन आग नहीं पकड़ लेगा और एकदम भग 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 करके जलना शुरू हो जाएगा। प्लास्टिक को जला के देखिए, पॉलीथीन को जला के देखिए, कभी भी बेटा एकदम सडन फायर नहीं पकड़ेगा और एकदम जलता चला जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। वही मेटल को जलाइए, पट से आग पकड़ेगा और एकदम पूरा एकदम धमाकेदार एकदम आग लग जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा ये एमोर्फस का ना मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, क्योंकि सारे बॉन्ड लेंथ जो होते हैं अलग अलग होते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई टेढ़ा है, वेड़ा है, तो कई तरह के बॉन्ड लेंथ होते हैं, तो इसलिए बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो शार्प नहीं होता है, एमोर्फस का शार्प नहीं होता है, क्रिस्टलाइन का शार्प होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। एक्सेस ऑफ सोडियम आयन इंपार्ट पिंक कलर टू LiCl, पहले ही लाइन में पकड़ में आ गया बेटा, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट का एग्जांपल है, ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होना चाहिए, एक्सेस ऑफ यहां मेटल होना चाहिए, क्लोराइड नहीं, पहले ही बात गड़बड़ निकले। आगे भी पढ़ लो, ऑन हीटिंग Zn बिकम येलो सही है, सॉलिड सोल्यूशन ऑफ Cl2 जैसे इंप्योरिटी सही है, सो मेटल डिफिशिएंसी सही है, पहला पॉइंट ही पकड़ में आ गया बेटा, यहां क्लोराइड नहीं होना चाहिए, कोई मेटल होना चाहिए था, जो लिंक आयन होना चाहिए था, सॉरी लिथियम आयन होना चाहिए जो पिंक कलर इंपार्ट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, मेटल क्रिस्टलाइजेशन 2 क्यूबिक सिस्टम FCC एंड सिंपल क्यूबिक। तो चलो बेटा क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू n इंटू m अपॉन a क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो भैया देखो सबसे पहले FCC की बात करते हैं, ये FCC की बात हुई तो n की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। FCC2 वो निकालना है, और दूसरा हम सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं, n इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n नॉट। बेटा यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो गई, ये एज लेंथ जो दिया हुआ है ये 3.6 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर कर दो इधर, और इसको जो है 3 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर कर दो सिंपल क्यूबिक के लिए। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, एकदम सिंपल सा आंसर आ जाएगा बेटा, 30 का आंसर आ जाएगा 1:0.432। क्रिस्टल डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है बेटा, n इंटू एम अपॉन a क्यूब इंटू n नॉट। ये n जो होता है वो नंबर ऑफ एटम होता है, इफेक्टिव एटम। सिंपल क्यूबिक में आपको पता है इफेक्टिव एटम जो 1 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं, फेस सेंटर में 4 होते हैं। सिंपल क्यूबिक में r और एज लेंथ के बीच जो रिलेशन होता है r इक्वल टू a/2 होता है, बॉडी सेंटर में √3 a/4 होता है, और फेस सेंटर में √2 a/4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर लो, सिंपल क्यूबिक में 6 है, बॉडी सेंटर में आपका 8 है, फेस सेंटर में 12 है। चलिए बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following solid is the structure of CaCl? CaCl सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में देखो बेटा सीजियम आयन कॉर्नर पे होता है, क्लोराइड आयन बॉडी सेंटर पे होता है, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, क्योंकि नीचे के जो 4 एटम होते हैं वो आपस में टच नहीं करते, लेकिन बीच में जो एटम होता है उसको टच करते हैं, और ऐसे ऊपर के चारों आपस में टच नहीं करते, लेकिन चारों बीच वाले को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो इस तरह से नीचे के चारों को टच किया, ऊपर के चारों को टच किया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8, ठीक। अब आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लिए, तो अब एक चीज और जान जाइए कि सीजियम और क्लोराइड के बीच की दूरी √3 a/4 होती है, और जिंक और सल्फाइड में, जिंक सल्फाइड के बीच की दूरी √3 a/4 होती है, ठीक है ना। और
एक मिनट, सीजियम और क्लोराइड के बीच की दूरी √3a/2 होती है बेटा। जिंक और सल्फाइड के बीच की दूरी √3a/4 होती है। वैसे ही कैल्शियम और फ्लोराइड के बीच की दूरी √3a/4 होती है, और सोडियम और ऑक्साइड के बीच की भी दूरी √3a/4 होती है, क्योंकि कॉर्नर और टेट्राहेड्रल के बीच की जो दूरी है ना वो √3a/4 है। बॉडी सेंटर और कॉर्नर के बीच की दूरी √3a/2 है, जो डिस्टेंस यहां पर है। तो इसका आंसर होगा बेटा BCC। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। बेटा देखो, ट्राइक्लिनिक होता है, राम्बोहेड्रल होता है, मोनोक्लिनिक, आइसोट्रोपिकल कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। 32 के बाद है आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 ऑर्थोरॉम्बिक है, जहां पर ये आपस में बराबर नहीं है, लेकिन अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। इसके पहले वाला जो वीडियो मैंने बताया था बेटा, उसमें आपको ट्रिक बताया मैंने याद करने का। ये 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विद इन 1 मिनट आप कैसे फटाटेदार याद कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 33 के बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 34 पे। 34 में क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल कंटेन मोर देन 1 ब्रेविस लैटिस, ठीक है ना। एक से ज्यादा ब्रेविस लैटिस किसमें होते हैं, तो मोनोक्लिनिक में होते हैं बेटा। प्रिमिटिव होता है, एंड सेंटर होता है, 2 होते हैं इसमें, ठीक है ना। ये तो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 35, मोनोक्लिनिक सल्फर इज एग्जांपल ऑफ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। मोनोक्लिनिक आपको मैंने बताया था कि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और पहली बार क्लिनिक गए तो कौन बीमार है, बेटा, तो बीटा नॉट इक्वल टू 90 होना चाहिए, तो 35 का आंसर जाएगा D। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, 35 के बाद 36 पे आते हैं। 36 में क्या है, इन द फॉलोइंग टेबल डायमेंशन एंड एंगल ऑफ वेरियस क्रिस्टल आर गिवन, कंप्लीट द टेबल बाय फाइंडिंग। क्यूब है, क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इक्वल टू C होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, ये क्या हो गया बेटा 90, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए टेट्रागोनल में क्यूब, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन टेट्रागोनल जो है CT टेट्रागोनल, ये अल्फा इक्वल टू बीटा तो है ही, A इक्वल टू जो होगा B होगा, B नॉट इक्वल टू क्या होगा C। ऐसे ही ऑर्थोरोम्बिक में देखो CTO, मैंने बोला था सब बराबर, तो यहां पे होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बराबर 90। फिर हेक्सागोनल में आ जाओ, तो हेक्सागोनल में जब लेंथ की बात करोगे ना बेटा, तो A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, 2 एंगल 90 और एक होगा 120, इनको मिलाकर के आंसर आपका आ जाएगा फर्स्ट। तो 36 का आंसर हो गया बेटा फर्स्ट। फिर 37 में मैच द फॉलोइंग। अब मैच क्या करना है बेटा, कॉर्नर कितने होते हैं 1/8, फेस सेंटर 1/2, बॉडी सेंटर 1, एज 1/4, तो 37 का आंसर आ गया बेटा आपका बी। 37 का आंसर क्या है बी। चलिए बेटा बस ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट देख लीजिए। फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर में देखिए पहले ये है क्या, ये फेस सेंटर्ड है, और फेस सेंटर्ड में एज की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एज पर क्या बनता है। देखिए जो टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं ना, टेट्राहेड्रल वाइड, ये हमारे टेट्राहेड्रल वाइड कहां बनते हैं, टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है बेटा वो 3 एडजेसेंट फेस और कॉर्नर को लेकर के बनता है, 3 एडजेसेंट फेस और कॉर्नर को लेकर के बनता है। लेकिन जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं वो बॉडी सेंटर पे और एज सेंटर पे बनता है, और ये आपका एज सेंटर है, इट मींस ये कौन सा वाइड है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 39 फटाफट एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट द वाइड। क्वेश्चन नंबर 39, ऑक्टाहेड्रल वाइड आर फॉर्म व्हेन द ट्रायंगुलर वाइड इन सेकंड ट्रायंगल, एग्जैक्टली नहीं बेटा। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बन रहा है, जैसे ये देखिए एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर जो हम दूसरा ट्रायंगल रख रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट, और ये कह रहा है कि इसके ऊपर इसी को रख दीजिए तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। जी नहीं बेटा, ये डी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लेस्ट। एबीसी पैकिंग द नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल इज n, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो बेटा देखिए टेट्राहेड्रल वाइड इज इक्वल टू होता है 2 इंटू नंबर ऑफ एटम। अगर हमारे पास यूनिट सेल n है तो टेट्राहेड्रल वाइड हमारे क्या होंगे 2n होंगे। तो ये थे बेटा सॉलिड स्टेट के आपके क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस देखिए बेटा बहुत ही इजी थे, और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बेटा हर पेपर दीजिए,
थॉरोली दीजिए। मैं जो बार बार आपसे कहता चाहता हूं कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हर पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए बेटा, कहीं कोई मिस्टेक ना आने पाए। हर एक गलतियों को जो जो होती है आपसे जाके घर पे इवेलुएट करिए। सोचो बेटा, ये इतना अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रोज टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, यानी आपकी गलतियां धीरे 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 आप गलती करना भी चाहोगे ना तो वो गलती कभी आपसे हो नहीं सकती है। तो देखो बेटा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा किसी भी चीज को लेकर के। एक लाइन कहते हैं ना, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। और इस लाइन को बेटा आप एकदम लिख करके रख लीजिए कहीं। मुश्किलों से भाग जाना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में क्या होता है बेटा? जहान होता है। तो तुम्हारे भी कदमों में एक दिन नीट का एग्जाम होगा और उस दिन तुम रॉक करोगे बेटा, जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो मुश्किलों से भागना नहीं, लड़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।